आज की अनसुनी कहानी बेहद अलग है। ये किसी हिंदी सिनेमा की नामी अभिनेत्री की नहीं बल्कि उस थिएटर आर्टिस्ट की कहानी है जो ताउम्र जवाहरलाल नेहरू, दिलीप कुमार, राजा महाराजाओं जैसे लोगों से घिरी रही, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगल-ए-आजम का अहम हिस्सा होते होते रह गई। वजह सिर्फ यही था कि वे शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, जहाँ फिल्मों में आना तो दूर, फिल्में देखने की भी इजाजत नहीं होती थी। शाही घरानों में जन्मी राजकुमारी शहनाज हवेली में पली बड़ी और सोने चांदी की जरी के कपड़े पहनने वाली शहनाज की जिद उसे मुंबई ले आई और फिर थिएटर। बला की खूबसूरत शहनाज ने जब शाही घराने की परंपरा तोड़ते हुए थिएटर में काम किया तो देखने वालों का मजमा लगने लगा। कुछ लोगों में राज घराने की बेइज्जती हुई तो कोई स्टेज पर पहली बार एक शाही लड़की को सोने चांदी के कपड़ों में देखकर देखता ही रह गया। आम जनता ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध फिल्म मेकर के आसिफ भी एक झलक में ही उनके दीवाने हो गए। मुगल-ए-आजम में अनारकली बनने की जिद में कई सीन उन पर फिल्माए गए, लेकिन जब घरवाले को इसकी भनक लगी तो हुआ वही जिसका शहनाज को डर था। पति ने भी मारपीट करते हुए बच्चे से अलग कर दिया। 15 जनवरी 1932 की बात है। भोपाल की शाही परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। उनका असली नाम क्या था, उनकी जन्म का पुख्ता तारीख क्या थी, ये फिल्म इतिहास में दर्ज नहीं है। राजकुमारी महज 5 साल की थी जब उन्होंने जिद में अपनी मां का नाम दिया हुआ ठुकरा दिया और खुद का नाम शहनाज रख लिया। शहनाज यानी राजाओं की शान। भोपाल की शाही हवेली में शहनाज को नौकरों के बीच हर तरह की ऐशो आराम था। वहीं पढ़ाने वाले घर पर ही आया करते थे, लेकिन वो दूसरे आम बच्चे की तरह स्कूल जाना चाहती थी। कई दफा जिद की, लेकिन लड़कियों को हवेली से बाहर जाने की शाही घराने में इजाजत नहीं थी। शहनाज महज 13 साल की थी जब उनके लिए एक शाही खानदान का रिश्ता आया। 40 के दशक में राजशाही चलती थी, ऐसे में 13 साल की उम्र में राजकुमारी की शादी होना आम सी बात है, वो भी सिर्फ किसी राजकुमार से। लेकिन शहनाज ये परंपरा तोड़ना चाहती थी। वे पढ़ना चाहती थी और ऐसे ही माहौल में रहना चाहती थी। जब घर वालों ने शादी का दबाव बनाया तो शहनाज ने भी जिद पकड़ ली। जिद पूरी करवाने के लिए उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब भला किसी राजकुमारी को कोई इतना दिन तक भूखा कैसे देख पाता। परिवार वालों हार मान ली और रिश्ता ठुकरा दिया। अब एक और जिद थी, वो जिद थी पढ़ाई करने की। शहनाज शाही परिवार की पहली लड़की थी जिन्हें भोपाल से पुणे की बोर्डिंग स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी भेजा गया। शहनाज की जिद और पढ़ाई की ललक ही ये वजह थी कि 19 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं हुई। आज के दौर में जहां ये आम बात होती है, वहीं उस दौर में ये चिंता का विषय हुआ करता था। घर वाले सोच में ही थे कि अचानक से एक खबर आई। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके मुंबई में रहने वाले एक बैरिस्टर का उनके लिए रिश्ता आया था। वो शख्स मुंबई के नामी पढ़े लिखे खानदान का शख्स था। वो जल्द ही राजनीति में बड़ा नाम करने वाला था। जैसे ही शहनाज को ये बात पता चली कि वो शख्स बेहद ही पढ़े लिखे परिवार से हैं, तो शहनाज झट से मान गई। लेकिन इस बार एक शर्त थी कि रिश्ता पक्का करने से पहले उन्हें उस शख्स को दिखाया जाए। परिवार ने भी ये बात मान ली और दूर से ही उस शख्स को देखने की इजाजत दी। वो शख्स 19 साल के शहनाज से दोगुनी उम्र 38 साल का था। जब शहनाज ने उसे देखा तो वो ये बात जानती थी, लेकिन पढ़े लिखे शख्स के साथ जिंदगी काटने और भोपाल की हवेली से बाहर जिंदगी जीने की चाह रखने वाली शहनाज झट से राजी हो गई। भोपाल में हुई शाही शादी के बाद 1951 के एक दिन शहनाज बारात के साथ मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस पहुंची। शाही घराने की शहनाज जब नामी बैरिस्टर की पत्नी बनकर मुंबई पहुंची तो बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया गया। उनके पति का उठना बैठना बड़े राजनेताओं, फिल्म हस्ती और इंटरनेशनल स्टार के साथ था, तो शहनाज भी उन्हें क्लब में कंपनी दिया करती थी। ऐसे में हाई क्लास क्लब गैदरिंग में शहनाज की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू के कंधे से कंधे मिलाए तस्वीर क्लिक करवाते हुए शहनाज ने काले बोट नेक ब्लाउज के साथ सफेद साड़ी पहनी थी। गले में 4 लड़ी वाले मोतियों का हार और घुंघराले बाल में शहनाज किसी फैशनेबल हीरोइन की तरह लग रही थी। शहनाज को खातिरदारी का बड़ा शौक था। वे अक्सर भोपाल के आने वाले नवाबों के लिए
लिए मुंबई में खुद दावत का इंतजाम करवाया करती थी। एक दिन उन्होंने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के लिए दावत रखी। इस दावत में हमीदुल्ला खान के साथ मोरारजी देसाई भी शामिल हुए थे। हाई सोसाइटी क्लब में कुछ थिएटर आर्टिस्ट से मुलाकात होने के बाद शहनाज का थिएटर की तरफ झुकाव होने लगा। जब मुंबई के एक थिएटर में प्ले अनारकली में अहम किरदार के लिए जब लड़की की जरूरत पड़ी तो हर कोई शहनाज का नाम सुझाया। आखिर रॉयल परिवार की लड़की से बेहतर अनारकली का रोल कौन निभाता। शहनाज भी मान गई और चंद दिनों की तैयारी के बाद अनारकली के रोल में ऐसी रच गई कि मंच पर उनका अभिनय देखने के लायक था। इससे भी ज्यादा कोई बात अगर लोगों का ध्यान खींच रही थी तो वो ये था कि शहनाज सोने चांदी की जरी वाले अपने शाही जोड़े पहने थे। चंद हफ्तों तक चलने वाले इस नाटक को देखने भारी मात्रा में लोग पहुंचती थी। जैसे ही प्ले खत्म होने के बाद शहनाज अपने मेकअप रूम में जाती थी तो चाहने वाले की भीड़ उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाती थी। दरवाजे के बाहर हर कोई उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार किया करता था। शहनाज के पति के कई क्लाइंट्स फिल्मी दुनिया के थे। ऐसे में क्लब में होने वाली पार्टियां और फिल्मों के प्रीमियर में शहनाज भी पति के साथ शिरकत करती थी। ऐसे ही एक प्रीमियर में शहनाज से दिलीप कुमार मधुबाला सुरैया की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की एक तस्वीर में शहनाज शाही जोड़ा पहने हुए रॉयल अंदाज में दिलीप कुमार के सामने बैठी है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार उनसे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन स्टेज से उतरते ही थकी हुई शहनाज अपनी मेकअप रूम में चली गई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। शहनाज को लगा कि शायद कोई चाहने वाला ही आया होगा। उन्होंने आवाज को नजरअंदाज की, लेकिन कुछ देर बाद और जोर जोर से दरवाजे पीटे जाने लगा। शहनाज आवाज देकर पूछा तो वो थिएटर के मालिक थे। दरवाजे खोला तो देखा कि वे अपने साथ मशहूर फिल्म मेकर लिए खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर के आसिफ से मिली तो वे हाथ फैलाकर बोले, यही है मेरी अनारकली, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध महिला बना दूंगा। दरअसल उस समय के आसिफ फिल्म मुगल ए आजम बनाने की तैयारी में थे। सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार थे, लेकिन उनकी अनारकली के रोल की तलाश पूरी नहीं हुई थी कि आसिफ का प्रस्ताव सुनते ही शहनाज पहली बार में ही उन्हें इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकूंगी। कि आसिफ ने उन्हें मनाने पर जोर दिया, अरे प्ले में कर सकती हो तो फिल्मों में क्यों नहीं। शहनाज जानती थी कि जिस तरह के रॉयल बैकग्राउंड से वो थी, उन्हें कभी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन जब के आसिफ उन्हें फिल्मों में लेने की जिद पर अड़ गए तो वो भी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मान गई। कि आसिफ भी शहनाज की झिझक को भांप चुके थे तो उन्होंने वादा किया कि मैं फिल्म स्केडल तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। अगले दिन शहनाज के आसिफ के प्रोडक्शन हाउस पहुंची तो देखा कि उनकी टीम पहले से ही लाइटिंग और सेट की तैयारी किए हुए उनका इंतजार कर रही है। सेट पर शहनाज की चंद तस्वीरें ली गई और उनसे चंद डायलॉग्स बुलवाए गए। पहले स्टेज पर अनारकली बन चुकी शहनाज के लिए ये मुश्किल नहीं था कि आसिफ ने चंद लाइन सुनकर ही उन्हें फिल्म में लेने का इरादा कर लिया और कहा, अब अगली रिहर्सल अनारकली के लिबास में ही होगा। कस्ट्यूम डिजाइनर की टीम भी मौके पर मौजूद थी। टीम ने कहा, इतनी जल्दबाजी में अनारकली का किरदार के लिए कपड़े डिजाइन करना मुमकिन नहीं होगा। इस पर के आसिफ ने शहनाज से कहा कि क्यों ना तुम वही पहनो जो स्टेज पर पहना था। शहनाज ने बताया कि स्टेज पर पहने हुए कपड़े उनके किसी नाटक के नहीं बल्कि उनका अपना भोपाली जोड़ा है जिसमें असली सोने चांदी की जरी है। कि आसिफ ये सुनकर हैरान रह गए और कहा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगले दिन शहनाज अपने भोपाली जोड़े में करीब 200 तस्वीर खिंचवाई। शहनाज का फिल्म में होना तय हो चुका था और शहनाज का ध्यान रखते हुए सभी तैयारी हो चुकी थी। चंद दिनों के बाद के आसिफ शहनाज के साइनिंग अमाउंट देने उनके घर पहुँचे। उसके साथ ही उस समय शहनाज के 2 बड़े भाई अलीम मियाँ और धनी मियाँ भी उनसे मिलने घर पहुँचे थे। साइनिंग करने के लिए नोटों की गड्डी के साथ के आसिफ ने उनकी सेट पर ली हुई तस्वीरें दिखाई और कहा, तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन हीरोइन बनने वाली हो। जैसे ही शहनाज के बड़े भाई की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो फिल्मी सेट पर सज धज कर बहन को पोज देते देख वो भड़क गए। अलीम मियाँ ने मेज पर रखी तस्वीर उठाई और फाड़ते हुए के आसिफ को धमकाना शुरू कर दिया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। शहनाज का फिल्म में काम करने का सपना एक पल में टूट गया। रॉयल परिवार में होने का ये
खामियाजा काफी था, क्योंकि हर कोई जानता था कि 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल ए आजम में अनारकली का रोल कर मधुबाला ने खुद को वाकई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन स्थापित की थी, जबकि के आसिफ तो शहनाज के लिए सपना देखते थे। शहनाज की फिल्मों में जाने के फैसले से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा। घर में झगड़े होने लगे और कुछ समय बाद बहस मारपीट में तब्दील हो गई। शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए शहनाज ने परिवार शुरू किया। 2 बच्चे हुए, लेकिन पति ने कभी मारपीट बंद नहीं की। अपने शरीर और चेहरे पर बने मारपीट के जख्म छुपाने के लिए शहनाज नकाब पहनकर हाई सोसाइटी में खुशहाल जिंदगी का दिखावा करती रही। एक रोज शहनाज के पति ने इस कदर पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान शहनाज के डॉक्टर VN शिरोडकर ने कई बार उनके पति के बर्ताव देख चुके थे। उन्होंने शहनाज से कहा कि अगर तुम तलाक नहीं ली और ऐसे ही मारपीट खाती रही तो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। आखिरकार इलाज के बाद शहनाज के घर वाले उन्हें भोपाल ले आए। कुछ समय बाद शहनाज के पति लिखित माफीनामा भेजकर शहनाज को दोबारा मुंबई बुला लिया। 2 बच्चों के साथ रहने की ख्वाहिश में शहनाज लौटी तो जरूर, लेकिन उनके पति का बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। पति के जुल्मों के शिकार शहनाज घर से निकलना लगभग बंद कर दिया और सिगरेट की लत में चूर होने लगी। समस्या ये था कि बेसुध शहनाज के कपड़े में सिगरेट के जलने का निशान आम बात हो गई थी। एक समय ऐसा आया कि जब शहनाज सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और सोने चांदी से जरे कपड़े पेटी में बंद कर दिए। एक दिन जब उनके पति ने दोबारा उन पर हाथ उठाया तो इस बार शहनाज ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बैरिस्टर पति ने पावर का इस्तेमाल कर दोनों बच्चे की कस्टडी हासिल कर ली। कई महीने तक शहनाज बच्चों की एक नजर पाने के लिए तड़पती रही। उनका पति लगातार उनके बच्चे को मां के खिलाफ भड़काता रहा। शहनाज ने अपनी परिवार तो शुरू कर दिया, लेकिन वे हर रात अपने पहले पति से हुए 2 बच्चों को याद करके खूब रोती थी। जब उनके दूसरे पति ने उन्हें सपोर्ट किया तो वे हर साल अपने बच्चे की तलाश में भारत आने लगी। शहनाज भले ही रॉयल परिवार से थी, लेकिन जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो वो लोग भी उन्हें परेशान करने लगे। ये सिलसिला करीब 20 साल तक चला। आखिरकार 20 साल के संघर्ष के बाद उन्हें बच्चों से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन तब तक में देर हो चुकी थी। शहनाज के खिलाफ बच्चे का कान इस कदर भर दिया गया था कि उन्होंने शहनाज के सामने उनसे रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। बच्चों के इस बर्ताव से शहनाज बुरी तरह से टूट गई और फिर कभी भारत नहीं आई। एक बार परिवार के जिद में शहनाज कराची में हुई एक शादी में शामिल हुई थी। इस शादी में उनकी मुलाकात लाहौर के बिजनेसमैन से हुई, जिससे उन्होंने दूसरी शादी की। इस शादी से शहनाज की एक बेटी हुई। उनकी बेटी करीब 6-7 साल की थी जब उनके पति को युद्ध में बंदी बना लिया गया। पति की न होने में शहनाज ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की। बढ़ती उम्र के साथ शहनाज ने हालातों से समझौता कर लिया। जब उनकी बेटी सोफिया बड़ी हुई तो शहनाज ने अपनी जिंदगी के दास्तान उसे सुनाई, जिस पर शहनाज की बेटी सोफिया ने 2020 में बुक शहनाज ए ट्रेजिक ट्रू स्टोरी ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक लिखी। इस किताब के जरिए सोफिया ने अपनी मां शहनाज की कहानी लोगों तक पहुंचाई। बुक और आर्टिकल के अनुसार ढलती उम्र के साथ शहनाज ने सालों बाद अपनी बंद पड़ी पेटी खोलती और उस पेटी में रखी साड़ियां और मुगल ए आजम की सेट पर ली गई तस्वीरों को घंटे तक निहारती। जो भी साड़ियां जल गई थी, शहनाज ने उनकी सोने चांदी की बॉर्डर काट कर उन्हें सहेज लिया था। खाली वक्त में शहनाज यादों का पिटारा लेकर बैठती, गजलें सुनाती और शायरियां लिखती। साल 2012 में शहनाज के निधन के बाद सोफिया ने खुद को अपने पिता के सरनेम हटाकर मां का आधा नेम नाज को अपना सरनेम बनाया।